तो क्या हाल है दोस्तों। चलो मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं यार। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रीजन के बारे में जानेंगे और लास्ट में इडियोमेट्री भी करेंगे। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले देखो स्टाइकोमेट्री क्या होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इसको क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री, ठीक है ना, स्टोइचोमेट्री ना बोलने लग जाना। तो देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, स्टाइकोमेट्री क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन। मतलब स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन क्या है गाइज, कि ये बस एक प्रोसेस है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेजर करने की इन ए रिएक्शन। ओके गाइज, चलो इसको थोड़ा एग्जांपल की तरह और क्लियर करते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल है H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, यूनिवर्सल रिएक्शन। तो इसमें देखो कि आपको क्या चाहिए, तो अब इसको हम स्टाइकोमेट्री क्या हमने बताया है, क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको स्टाइकोमेट्री कहते हैं। तो देखो अब इसको हम अलग अलग टर्म में डिफाइन करेंगे। देखो पहले हम इसको नंबर ऑफ मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो देखो हम कह सकते हैं ना कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। तो देखो गाइस हम पहले इसको मोल के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल कंबाइन विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ओके गाइस, तो पहला हमने देखा कि इसको हम मोल के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा देखो गाइस ग्राम के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि 2 ग्राम ऑफ, हमें भी कह सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर। इससे आपको एक चीज और क्लियर हो रही है कि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, तो आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और गाइस लास्ट मेथड देखो, इसको हम वॉल्यूम के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब भाई मोल के टर्म में कर लिया, इसके टर्म में भी, ग्राम के टर्म में भी कर लिया, तो वॉल्यूम में भी कर दो। तो देखो गाइस 1 मोल था, 1 मोल मैंने आपको बताया था 22.4 लीटर के बराबर होता है। कब होता है गाइस, एनटीपी पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनटीपी पे। आई होप आपको एनटीपी एसटीपी में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो 1 मोल को हम लिख सकते हैं ना, अब इसको हम दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 22.4 लीटर ऑफ वाटर। सिंपल है गाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो हमने बस एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज किया, उसको ही हमने मोल के टर्म में भी बोला, उसी को हमने ग्राम के टर्म में भी बोला, उसी को हमने वॉल्यूम के टर्म में भी बोला। तो जैसे हमें क्वेश्चन में डील किया जाएगा, कि जैसे हमें पूछा जाएगा कि मोल के टर्म में हमें आंसर पूछा जाएगा या ग्राम के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में, तो हम तीनों में से कुछ भी पूछा होगा तो उस टर्म में हम उसको आराम से निकाल लेंगे गाइज। ओके गाइज, इधर तक क्लियर है सब कुछ। स्टाइकोमेट्री बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार, आगे जाके इसके क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी तक सब कुछ क्लियर है। ओके, तो अब चलो बात करते हैं लिमिटिंग रीजन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इस पे लगभग हर साल क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देखो बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि मोल कंसेप्ट से रिलेट होगी बने, लेकिन बाकी चैप्टर से भी रिलेट करके इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो लिमिटिंग रीजन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो चीज लिमिट में हो, अगर कोई चीज लिमिट में है तो जल्दी खत्म होती है गाइज। तो लिमिटिंग रीजन क्या होता है, रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन, कि मतलब वो रिएक्टेंट जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, उसको लिमिटिंग रीजन कहते हैं। ओके गाइज, इसको तो आप वर्ड ही देखो, बहुत सिंपल है। लिमिटिंग रीजन से आप निकाल सकते हो कि लिमिट, जिसमें एक लिमिट हो। तो देखो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन इट। वाह क्या लाइन है यार, बेस्ट लाइन है, लिमिटिंग रीजन के लिए बेस्ट लाइन यही है कि जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है इस पे डिपेंड होता है। तो देखो कैसे, थोड़ा एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखो हमने ये एग्जांपल की थी, तो मैंने फिर से ये एग्जांपल ले लिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर से एक रिलेटेबल कर सको आप। देखो हमने एक रिएक्शन लिखी थी, जैसे इधर लिखी थी। तो देखो हमने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ओके गाइज, तो अब देखो मान लो हम ले लें कि हाफ मोल ऑफ अपने पास अब हाइड्रोजन है और हाफ मोल अपने पास ऑक्सीजन है, तो बताओ अब वाटर कितना बनेगा। अब गाइज वाटर 1 मोल तो बन नहीं सकता, तो इसमें अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हाफ मोल अपने पास ए है ना, हाफ मोल अपने पास क्या है, हाइड्रोजन।
तो अपने पास कौन कम है गाइज, लिमिट में कौन है, हाइड्रोजन, क्योंकि अगर 1 मोल होता तब इधर 1 मोल बन जाता, लेकिन अब हाइड्रोजन अपने पास लिमिट में है। तो अगर हाइड्रोजन देखो जब ये 1 मोल था तब ये 1 मोल बन रहा था, अब जब हाइड्रोजन 1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा, हाफ मोल। ओके गाइज, क्योंकि ये तो अपनी सफिशिएंट ये एक्सेस में है, मतलब ज़्यादा ही है अभी भी, क्योंकि देखो जैसे अब हाफ मोल इसका है तो इसका कितना कंबाइन होगा, इसका 1/4 कंबाइन होगा, है ना। तो 1/4 तो एक्सेस में तब भी रहेगा, मतलब 1/4 मोल तो इसका तब भी बचा रहेगा, और 1/4 यूज हो जाएगा हाफ मोल ऑफ वाटर बनाने में। क्लियर है गाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है, तेज तो नहीं हो गया ज़्यादा। अब थोड़ी स्पीड लेंगे यार, जल्दी जल्दी अपने कोर्स को ख़त्म करेंगे कि आपकी आगे रिवीजन भी करा पाएँ। तब भी मैं कोई तेज़ी से करा नहीं रहा हूँ गाइज, आई होप। तो देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं वे टू फाइंड ए सिंपल सा, बस एक मेथड लिखा हुआ है कि इसको भी आप स्टेप के याद रख सकते हो। वैसे तो हम इससे ही कर लेंगे अपना काम, ऐसे ही देख देख के रिएक्शंस को, लेकिन तब भी देख लो, कराना चाहिए आपको, कम से कम पता तो हो मेथड क्या है। देखो वे टू फाइंड कि लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, स्टेप 1 नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो गाइज। सबसे पहले हम रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल आराम से फाइंड कर लेंगे। ओके गाइज, नंबर ऑफ मोल तो निकाल ही लोगे यार, अब 2 लेक्चरों में चीख चीख के ये चीज बताई है कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो उसमें अब कोई डाउट नहीं देना चाहिए गाइज। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ये दिया भी हो सकता है आप क्वेश्चंस में। तो और सेकंड स्टेप क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल को हमने एन से डोनेट किया, तो एन डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्री, जिस ए जो अपनी रेशो है एन डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्री, ये जिसकी लोएस्ट होगी वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अच्छा गाइज एक चीज रह गई थी कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, उसको देखते हैं। देखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता था, वही बस ये अपना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जो रिएक्टेंट के आगे जो लिखी चीज होती है ना, उसी को हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यार मैथ में भी आपने कोफिशिएंट किया होगा ना, जैसे हम करते हैं 3x + 4y, है ना, आपने 10 तक तो किया ही होगा। तो जैसे कोई भी टर्म है, ठीक है ना, तो कुछ भी टर्म है तो ये क्या है अपने कोफिशिएंट, तो इसी तरह स्टाइकोमेट्रिक के कोफिशिएंट क्या है, 1/2, इस रिएक्शन के कोफिशिएंट क्या है, 1/2 एंड 1, ठीक है ना। तो स्टाइको इधर हमने क्या लिया, n डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है गाइस, एक कोफिशिएंट है। तो देखो इसको हम इसको में चेक भी कर सकते हैं। देखो जैसे अपने नंबर ऑफ मोल इधर कितने थे, 1, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल देखो इसमें देखा है ना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, तो देखो नंबर ऑफ मोल अपने पास हाफ थे, तो हाफ डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्री कितना आया, इधर रेशो हाफ आई, और इधर देखो हाफ डिवाइड बाय हाफ 1 आया, तो इधर रेशो 1 आई और इधर रेशो हाफ आई, ठीक है ना गाइस। रेशो देख रहे हो ना, इसकी हाफ डिवाइड बाय एन, मतलब नंबर ऑफ मोल हाफ है अपना और स्टाइकोमेट्री 1 है, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्री हाफ आया और इसमें हाफ डिवाइड बाय हाफ 1 आया। तो देखो जिसमें ये रेशो सबसे कम होगी, जिसकी ये रेशो सबसे लोएस्ट होगी, वही अपना लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो इधर अपनी हाफ थी सबसे लोएस्ट, ठीक है ना, एन बाय इसकी रेशो, तो अपना सबसे लोएस्ट यही है। तो अपने इधर से भी क्लियर हो रहा है कि हमने जो ये लिखा है वो सही है। तो अपना लिमिटिंग रीजन कौन सा है, हाइड्रोजन। इधर गाइस समझ आए दो कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट थे और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। आगे जाके आपको दिखेंगे इनकी एप्लीकेशंस, जैसे जैसे और चैप्टर्स में मूव करेंगे और अच्छी एप्लीकेशंस इनकी आपको दिखेगी। तो अब चलो हम थोड़ा बहुत और आगे इसके बारे में स्टडी करते हैं और थोड़ा बहुत इडियोमेट्री के बारे में भी जानते हैं कि वो चीज़ क्या होती है। तो उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं जो इसके बेस में अभी तक आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। ओके गाइज, तो अब मैं इसको साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इरेज करके आगे मूव ऑन करते हैं। ले लीजिए। तो गाइज चलो अब इडियोमेट्री करते हैं। तो इडियोमेट्री करने से पहले गाइज हम पहले एवोगैड्रो हाइपोथेसिस समझ लेते हैं, तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे करना। तो देखो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है, फॉर ए गैसियस कंपाउंड भी लिख सकते हो आप, फॉर गैसेस इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, कि गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। एन क्या है गाइज, नंबर ऑफ मोल के। नंबर ऑफ मोल को हम जब भी डोनेट करेंगे तो एन से करेंगे। ओके गाइज, तो देखो अच्छा ये चीज आई कहाँ से, ये सिंपल गैसेस इक्वेशन से आई। ये देखो PV = nRT से। इसको ध्यान से समझ लेना, मतलब इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज में आएंगे। तो देखो
PV इक्वल टू nRT। तो देखो जब प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, यानी कि आर तो कांस्टेंट ही है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n आ जाएगा। तो उसी को एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहते हैं गाइज। क्लियर इधर तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉ था, तब करके ज़्यादा टाइम नहीं दिया हमने और सफिशिएंट टाइम दिया जितना देना चाहिए था। तो गाइज इस लॉ का हम ऑडियोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसको अच्छी तरह आप माइंड में रखिएगा। तो और देखो गाइज, जैसे एक एग्जांपल मैं दिया आपको कि जैसे एक जनरल रिएक्शन दिया है, A कंबाइन विद 2B गिव 3C। हमने गैस ली है गाइज, याद रखना गैसेस, मैंने गैसेस की बात की है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ऐसे नहीं सॉलिड में भी उठा के ले लो। तो देखो इसमें हम इसको ऐसे लिखते थे, ऐसा लिखना हमने सीखा था इधर कि स्टाइकोमेट्री में 1 मोल 2 मोल 3 मोल। तो अब मतलब इसी को हम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात करते हैं गाइस इस चीज़ के बारे में। ये सुनने में तो चलो लग रहा है, लेकिन आपको कभी भी जेई या नीट में कभी दिया नहीं जाएगा कि एक देखो भाई कांस्टेंट प्रेशर है टेम्परेचर है, दिया भी जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर क्वेश्चन अच्छा बनाया तो उसमें दिया नहीं जाएगा। तो देखो गाइज मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बताता हूँ। देखो जो हमने एनटीपी किया था, एनटीपी एसटीपी और कह लो ओपन विसल, कह लो ओपन विसल। देखो गाइज एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ये 3 चीज भी रिप्रेजेंट कर दी है, समझ रहे हो? ये मैंने आपको किस लिए लिखी है, क्योंकि आपको उधर सीधा बस इतना सा लिखा होगा एट एनटीपी, और आप एनटीपी को या एसटीपी को इग्नोर कर दोगे तो उधर से ही काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना सीखा ही नहीं। तो देखो एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट ही है ना, उसमें भी मैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बताई थी, एसटीपी में भी बताई थी। अब उसको मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, अब आपने कर लिया होगा लेक्चर 2, मैंने बहुत आराम से कराया। तो एनटीपी एसटीपी क्या है, नॉर्मल, उसमें कांस्टेंट, मेन बात यह है कि इन दोनों पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रहता है, एक फिक्स वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो ओपन ऐसी सेम ओपन विसल में भी होता है गाइज, कि ओपन विसल देखो जैसे हमने कोई ओपन विसल रखा तो उसमें कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर और प्रेशर सेम मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 3 चीज इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन में बहुत ही कुछ छुपा हुआ था जो कि मैंने आपको लिख के दे दिया, जो कि आपके जेई में या नीट में डायरेक्ट यूज होगा और आपको पता भी नहीं लगने देगा वो, इसलिए मैंने सीधे ही पहले लिख दिया है कि आपके आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। ओके गाइज, तो ये तो हमने कर लिया, इधर तक क्लियर है सब। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बहुत ही सिंपल लॉ था, गैस लॉ की इक्वेशन से निकाला गया था, बहुत ही सिंपल था, हमने देखा कैसे ड्राइव हुआ है। तो अब बात करते हैं इडियोमेट्री की, कि इडियोमेट्री होता क्या है। आप में से काफ़ी लोगों ने तो वर्ड ही पहली बार सुना होगा और ज़्यादातर यूट्यूब में कराया भी नहीं गया है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं, जेई में भी आए हुए हैं, मेंस में भी, एडवांस में, सब में आए हुए हैं। तो देखो पहले इसको करते हैं। मुझे गाइज हो सकता है कि आपको पहली बार थ्योरी करके समझ ना आए, तो इसके थ्योरी, ये जब मैं थ्योरी करा दूंगा उसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो आपको जो मैंने थ्योरी लिखी है ये सारी क्लियर हो जाएगी। होता है ना थ्योरी करके थोड़ा बहुत क्लियर अभी नहीं होता, तो मैं आपको पहले से उसमें वार्न कर रहा हूँ कि जैसे थ्योरी देख के बस क्विट ना कर देना कि नहीं भाई हमको नहीं समझ आ रहा, अभी हम इसको नहीं करेंगे। इसकी थ्योरी देखना, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बेस्ट, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, तो देखो इडियोमेट्री के बारे में बात करते हैं, कि पहले बात करते हैं इडियोमेट्री है क्या। इडियोमेट्री गाइज एक मेथड है टू डिटरमाइन कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट में जो कॉम्पोजिशन बनी हुई है, तो गैसियस कंपाउंड में कह सकते हैं गाइज, गैसियस कंपाउंड के लिए होता है, हमने गैसियस कंपाउंड के लिए किया ना, तो गैसियस कंपाउंड में एलिमेंट की मतलब कि कितने, जैसे देखो जैसे 3C3H6 मान लो, है ना, एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा, एक कॉम्पोजिशन हमने बताई कि हाइड्रोकार्बन में मतलब इस कंपाउंड में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, उसको कहते हैं गाइस कॉम्पोजिशन, कि कितने एलिमेंट इसके हैं कितने एलिमेंट इसके हैं। ठीक है गाइस, तो इस मेथड से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने एलिमेंट कार्बन के हैं कितने एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं। गाइस जब आता है क्वेश्चन, इस टॉपिक को स्किप ना करना, हो सकता है कि कोचिंग में भी ना कराया हो, लेकिन इससे मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा कि कितने आए हुए हैं।
तो देखो इन इडियोमेट्री, अब आगे बात करते हैं इन इडियोमेट्री। अब थोड़ी सी मैं सिंपल सी बात लिखी है जो क्वेश्चन की फॉर्म में आपके यूज होगी, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी जल्दी, लेकिन मैंने अपने तरफ से डिजाइन करके लिखी है कि आपको क्वेश्चन बहुत ईजी से होने लग जाए। देखो इन इडियोमेट्री जनरली हाइड्रोकार्बन बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सो द गैसेस फॉर्म आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन ऑल्सो प्रेजेंट आउट ऑफ विच वाटर कंडेंस्ड। तो देखो गाइज मैंने क्या लिखा कि इडियोमेट्री में क्या होता है गाइज कि जनरली हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रखते हुए उसको बर्न किया जाता है गाइज। और किसी भी हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है, ठीक है ना, उसमें से वाटर कंडेंस हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं और कुछ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकती है। ओके गाइज, तो इतना भी मैंने आपको बताया, मैं अभी भी कह रहा हूँ शायद आपको अभी क्लियर ना हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन के जरिए पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इस डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई है इसको याद रखना, इस डेफिनेशन की हर एक लाइन हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस इधर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना गाइज। तो उसके बाद देखो मैंने कुछ सोलवेंट लिखे हैं। एक गाइज असल में मैंने क्या लिखा है, ये मैंने सोलवेंट लिखे हैं कि कौन से मतलब जैसे KOH किन किन को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे अगर हम कहीं KOH रख दें ना तो KOH कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा, समझ रहे हो ना। तो जैसे चारकोल हम कहते हैं कि इम्प्योरिटी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसी तरह ये सोलवेंट है जो कि गैस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इसको याद रख लेना गाइज, ये आपके काम आएगा। KOH देखो गाइज, KOH एक सोलवेंट ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व कर लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और क्लोरीन गैस को भी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है गाइज। और अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड क्या होता है गाइज, ये ऑब्जर्व करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। इसका मेन यूज होगा इडियोमेट्री में। अगर आपको ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी तरह से आपका क्वेश्चन होगा। तो यही एक ऐसा गाइस टॉपिक है जिसको बच्चे नहीं करके जाते, और मोल कंसेप्ट में से क्वेश्चन अगर इसमें से आ गया तो मेजर ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करके आते, लेकिन आप आपसे करके आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्कलाइन पाइलोग्लाइड देखते हैं गाइस, ए किसको ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के लिए अल्कलाइन पाइलोग्लाइड, ठीक है, पाइलोगैलोल सॉरी। KOH किसको ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है गाइस। ये तीनों मैंने आपको सोलवेंट लिखे और ये बता दिया कि कौन कौन से गैस ऑब्जर्व करता है। तो आई होप अभी तक की सारी थ्योरी आपको क्लियर है। इसमें मैं अभी भी कह सकता हूं कि शायद काफी बच्चों को क्लियर ना हो, तो इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए करते हैं तो आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब ऐसा करेंगे कि पहले इसका एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं, उसके बाद अपने जितना भी हमने अब तक किया है लिमिटिंग रिएजेंट, स्टाइकोमेट्री, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, इडियोमेट्री, सबके फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे पहले, लेकिन इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह, है ना। तो चलो आप मैप साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ले लीजिए। तो गाइज चलो जैसा मैंने आपको कहा था, एक इडियोमेट्री का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो गाइज क्वेश्चन क्या कहता है, 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन बर्न कंप्लीटली in 80 ml of oxygen at NTP, remaining gas occupy 70 ml at NTP, this volume become 50 ml of treat on, इधर on आना था गाइज, on treatment with KOH, find molecular formula of हाइड्रोकार्बन हमें फाइंड करने को कहा है गाइज। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपको इडियोमेट्री की डेफिनेशन क्या बताई थी गाइज, in idiometry in general a hydrocarbon burn in excess of oxygen, ठीक है ना, at NTP and form a gas carbon dioxide and water in which water get condensed, और क्या बचता है गाइज, अनरिएक्टिव ऑक्सीजन भी अपने पास बचती है। यही सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी। तो अब देखो हम उसी का यूज करेंगे। एक गाइज एक सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर साल मतलब जेई में तो अब बहुत सेट आते हैं पेपर के, तो हर साल इस रिएक्शन से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांस रहते हैं गाइज। और नीट में भी हर 2-3 साल में एक बार ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, तो इसको जरूर देखो गाइज। तो देखो इस रिएक्शन को आपको याद होनी चाहिए, रिएक्शन की हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन जो है ये आपको याद होनी चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। देखो ए CXHY, CX मतलब वेरिएबल है X और Y, CXHY कंबाइन होते हैं X + Y/4 ऑक्सीजन से, तो X कार्बन डाइऑक्साइड Y/2 वाटर देते हैं गाइज, ठीक है। तो
अच्छा गाइस, जो ये अपनी ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेड ऑक्सीजन है। इधर कौन सी ऑक्सीजन है? रिएक्टेड ऑक्सीजन। आराम से समझते जाना, आराम आराम से समझ आएगा ये क्वेश्चन, एक बार में सीधा कैचअप नहीं होगा। तो देखो, अब देखो मैं जो जो चीजें दी हैं उसी से अपना आंसर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ दिया ना हो और आपसे आंसर पूछ लिए। जो आपको दिया होगा उसी को यार यूज करके यार आंसर निकालते जाओ, बहुत इजी है। देखो 10 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन है, तो पहले देखो एनटीपी कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इडियोमैटिक कराने से पहले एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कराया। तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, 10 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। तो देखो मैं कहां से लिखूं, इधर से लिखते हैं। देखो अब हम पहले इधर लिखते हैं कि 10 ml अपने पास हाइड्रोकार्बन है। तो देखो 80 ml अपने पास ऑक्सीजन गैस थी गाइस, तो उसके बाद जब बर्न किया इसको तो रिमेनिंग गैस कितनी बची? 70 ml। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो अपने पास कौन कौन सी गैस बचेगी गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बचेगी। वाटर तो गाइस कंडेंस हो जाएगा, ये तो लिक्विड बन जाएगा ना, मैंने आपको बताया था, तो ये तो लिक्विड बन जाएगा। तो देखो रिमेनिंग गैस कौन कौन सी हुई? रिमेनिंग गैसेस देखो रिमेनिंग गैस कौन कौन सी बची अपने पास, इसका मतलब मैं बहुत इजी तरीके से लिख रहा हूं गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, सिंपल है, इतना हमने लिख दिया। अब देखो उसके आगे क्या क्या है, दिस वॉल्यूम बिकम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH, कि जब हमने इस सोल्यूशन को अब ट्रीट कराया आगे, कि मतलब पूरे सोल्यूशन को ट्रीट कराया तो अपने पास 50 ml बाद में लास्ट में बचा जब हमने KOH के साथ ट्रीट कराया। देखो गाइस 70 ml अपने पास पहले था, तो जब हमने KOH से ट्रीट कराया तो अपने पास 50 ml बचा। मतलब क्या हुआ, KOH किसको ऑब्जर्व करता है पहले ही बताओ, मैंने लिखा था ना इधर, KOH किसको किसको ऑब्जर्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन को। तो इधर अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसने ऑब्जर्व करा होगा। तो देखो पहले 70 ml था, बाद में 50 ml हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमें पता लगा कि 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसको KOH ने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना कैसे कैसे इंडिकेशन जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ना सोचो कि क्वेश्चन आ नहीं रहे, मैं आपको कुछ अलग ही करा रहा हूं। तो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा बाद में प्रीवियस ईयर में आपके। तो देखो अब देखो अपने पास आ गया, अपने पास 70 ml था माइनस 50 ml करते हैं। देखो 70 माइनस 50 ml, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 20 ml। तो 20 ml क्या आया गाइस? 70 ml अपने पास पहले था, KOH के साथ ट्रीट कराने के बाद अपने पास 50 ml बचा, तो उससे हमें पता लगा कि 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड था जो कि ऑब्जर्व कर लिया KOH ने। तो अपने पास ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें वॉल्यूम पता लग गया कि 20 ml है। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल चल रहा हूँ गाइस, बिल्कुल आराम आराम से हर एक चीज लिख के बता रहा हूँ, बच्चों की तरह करा रहा हूँ, तो इसको आराम से देखते रहना बस। तो देखो अब हमने क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो देखो तो वॉल्यूम अब एन क्या है अपने नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, तो अपना इधर नंबर ऑफ मोल क्या है? एक्स है, तो 20 ml को हम 20 ml ही अपना इक्विवेलेंट होगा एक्स के। क्लियर है? वॉल्यूम देखा कैसे यूज हुआ, सिंपल सी लाइन का, एनटीपी का। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से ही बहुत फोकस रख के ये चीजें कराई हैं कि आपको छोटे छोटे वर्ड से ही आपको इंप्लीमेंट होता रहे, आपका दिमाग खुलता रहे। तो देखो पहले सबसे पहले हमने एक्स निकाल लिया, अब हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है, तो हमने एक चीज तो निकाल ली, अब रह गया वाई। अब वाई निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। अब हमने क्या निकाला, ये सब निकाल लिया। अब अपने पास क्या बचा, देखो अब दिस वॉल्यूम बिकम 50 ml बचा था, तो अब ये 50 ml क्या होगा गाइज? अब देखो ये जो 50 ml अपने पास बचा था, देखो हमने पहले क्या कहा था कि रिमेनिंग गैसेस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, हमने ये कहा था सिंपली। तो देखो अनरिएक्टेड अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ गई थी? 20 ml, ठीक है ना। तो अब अपने पास तो 20 ml अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी, और रिमेनिंग गैस का वॉल्यूम कितना कहा था हमें कि 70 ml है, तो 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी आ गई गाइज? 50 ml। तो हमें इससे अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम पता लग गया।
क्लियर है? अब तो लगभग सब हो गया हमारा। अब देखो इधर मैंने क्या लिखा था कि हमें रिएक्टेड ऑक्सीजन का कहा हुआ है। तो देखो अपने पास ऑक्सीजन कितनी दी थी, 80 ml ऑक्सीजन। तो 80 अपनी ml ऑक्सीजन थी, उसमें से 50 ml अनरिएक्टेड रहेगी। तो रिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी रहेगी गाइस, 80 माइनस 50 अपने पास रिएक्टेड ऑक्सीजन रहेगी। तो देखो अपने पास क्या आ गया, 30 ml। ये अपनी रिएक्टेड ऑक्सीजन है गाइस। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बना, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मे भी आपको पहली बार टाइम लग रहा हो गाइस, लेकिन एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा एक बार आप कर लोगे तो। और इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमें नहीं करना है, हमें नहीं समझ आ रहा है, समझना पड़ेगा ही आपको। अगर कोई भी और भी डाउट अभी रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिखना, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। तो देखो अब हमने अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी निकाल ली। तो देखो रिएक्टेड ऑक्सीजन भी निकाल ली। तो अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं गाइस कि देखो x प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 30 ml। ठीक है ना, हमने किया था ना वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हमें इसको वॉल्यूम की जगह पे हम नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल x प्लस वाई बाय 4 था और हमने वॉल्यूम निकाल ही लिया था। तो देखो सिंपल सा अब रह गया कि x अपने पास दिया हुआ है तो हम y निकाल लेंगे। तो देखो x को हम यूज करेंगे, x हमने पुट किया 20 इधर प्लस y बाय 4 बराबर है 30 के। देखो गाइस कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब बस आपको y निकाल लेना है। y कितना आ जाएगा 10, तो इधर से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ गया आपके पास गाइस 40। तो देखो आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। कितना सिंपल था क्वेश्चन गाइस। ये एक टाइप रह गई थी जो मैंने आपको कहा था कि एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की एक टाइप रह गई थी। ये तभी हो सकती थी जब हमने इडियोमेटिक का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लिया हो। तो देखो अब अपने पास x भी आ गया, y भी आ गया। तो देखो CxHy हमने कहा था फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का। तो अब x कितना है अपना 20 और H कितना है अपना, और y कितना है अपना 40। तो देखो ये बना। तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी गाइस, C2H4। ठीक है ना, ये अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना आसानी से आ गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा गाइस, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बोलो बोलो जल्दी बोलो, CH2। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपली ये होगा। अच्छा गाइस इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन होगा। तो हमें जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें ऑप्शंस में यही दिया हुआ था, तो अपना इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने इसको माना। तो देखो ये अपने चीजें आ गई, तो हमने बहुत आसानी से इस चीज को सोल्व कर लिया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे कैसे पूरी डेफिनेशन का यूज करते हुए, KOH का यूज करते हुए, एनटीपी कंडीशन का यूज करते हुए, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का यूज करते हुए, इस रिएक्शन का यूज करते हुए कैसे कैसे हमने पूरे कितना बम्पर क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। तो अब चलो यार आगे हम कुछ अब प्रीवियस ईयर करते हैं। आई होप आपका रेडियोमेट्री क्लियर हो गया हो। तो अगर थोड़ा अभी भी कुछ भी डाउट हो तो एक बार फिर से थोड़ा स्लो स्पीड में इसको देखना, आपको जरूर समझ आएगा। और अगर तब भी ना समझ आए तो डिसलाइक करना और मुझे कमेंट में लिखना कि कैसे क्यों नहीं समझ आया, तो मैं उसका देखूंगा, उसका मैं इंप्रूवमेंट अगली बार जरूर करके आऊंगा। तो देखो गाइज अब चलते हैं, मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ओके गाइज, तो ले लीजिए। तो गाइज चलो इस लेक्चर में हमने अभी तक जितना भी किया उसके बेस में आए हुए अपने जेई मेंस में क्वेश्चन करते हैं, या जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है जेई मेन 2019 में और एक जेई 2019 में, दोनों ही क्वेश्चन 2019 के हैं गाइज। तो इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फॉर ए रिएक्शन दी हुई है गाइज, एक सिंपल सी अमोनिया फॉर्म करने की। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन के प्रोसेस को, हैबर प्रोसेस। तो देखो आइडेंटिफाई, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई करो हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट इन ए फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमें देखना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखो गाइज मैंने आपको क्या बताया था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप क्या सिंपली कर सकते हो कि पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो और उसके बाद नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
जिसकी रेशो सबसे कम वही अपना लिमिटिंग रीजन। सिंपल सी बात है गाइस यार, इतना भी समझ नहीं सकते। तो देखो पहले हम नंबर ऑफ मोल फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट मोलिकुलर वेट 28 ग्राम। ओके गाइस, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, हाइड्रोजन मोलिक्यूल है ना। अब तो देखो पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के देखो गाइस नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे। देखो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, कितनी बार बताऊं यार। गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, या इधर तो अपना गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो 56 डिवाइड बाय 28 तो कितना आ जाएगा गाइस। तो अपने पास आ गया नाइट्रोजन 2 मोल। तो हमने नाइट्रोजन के मोल निकाल लिए। इसी तरह हाइड्रोजन के। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन कराए वो टफ थे, ये जेई मेन में तो तब भी इजी आ रहे हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसलिए मैं आपको थोड़ा हाई, हल्का सा हाई रख रहा हूं कि अगर हल्का सा हाई भी पेपर आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो अब हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया था, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, है ना। तो अपने पास आ गया 5 मोल। अब हमने इधर अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब क्या करो, बस सिंपली रेशियो निकालो कि नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको निकालो। देखो किसकी रेशियो सबसे कम आ रही है। तो देखो आपको रिएक्शन दी होगी हमेशा, तो या तो बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन होगी कि आपको पता होगी। तो देखो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। तो देखो पहले इसका करते हैं रेशोस निकालते हैं। तो देखो पहले नंबर ऑफ मोल 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसकी रेशो 2 आ गई। और इसका देखो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो नंबर ऑफ मोल 5, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। तो देखो ए आएगा, ये देखो गाइस ये 2 से कम है ना। तो आप देख सकते हो ये अपना आ जाएगा 1.67, ठीक है ना 1.67। हाँ गाइस ठीक है 1.67 आ जाएगा। तो देखो पॉइंट दिख रहा है ना आपको ये। तो रेशो देखो सबसे कम किसकी आई, रेशो किसकी कम आई 1.67 हाइड्रोजन की आई। तो हमें क्वेश्चन क्या था, अच्छा हमें देखो पहली ऑप्शन अपना सही हो गया। देखो हमें कहा था कि बताओ कि इन कौन से ऑप्शन में हाइड्रोजन अपना लिमिटिंग रीजन की तरह काम कर रहा है। तो देखो हमने क्या कहा, निकाल लिया, रेशो निकाल ली जो हमें निकालना था। रेशो निकालने के बाद हमें क्या पता है, जो सबसे जिसकी रेशो सबसे कम होगी वही अपना लिमिटिंग रीजन होगा। तो अपनी इसकी रेशो सबसे कम है तो ये अपना लिमिटिंग रीजन होगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर कि इसमें ही हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजन की तरह काम कर रहा है। क्लियर है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले कराया, उससे तो बहुत ही सिंपल था। और ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, और भी 2019 में, ऐसा नहीं कोई पुराना क्वेश्चन कराया। तो अभी अभी आया हुआ ताजा ताजा क्वेश्चन है गाइस। तो इसको समझ रहे हो ना कि आपको किस क्वालिटी का मैं लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है गाइस। तो इसको करते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। और बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है यार। हम 1-2 दिन में फिजिक्स मैथ भी स्टार्ट करेंगे अपना। और नीट वाले बच्चों अब हम फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, और जेई वाले यार भाई लोग तो अब हम स्टार्ट करेंगे आगे अपना मैथ भी स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन अभी हमें करना है। तो फिजिक्स मैथ में तो यार आपको जन्नत दिखाएंगे। अभी तो केमिस्ट्री तो ट्रायल है, उसमें तो और मजा करवाएंगे आपको। ये चीज रह गई थी, सॉरी आपके 30 सेकंड वेस्ट करने के लिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इडियोमेट्री पे बेस है गाइस। जो हमने क्वेश्चन किया था उससे बहुत सिंपल है। देखो एट 300 केल्विन एंड 180 एम प्रेशर 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ ऑक्सीजन for a complete combustion and 40 ml of carbon dioxide is a foam. Find molecular formula. देखो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन कराया वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, और उससे इनफैक्ट सिंपल ही है थोड़ा। और कब आया है, जेई 2019 में आया हुआ है गाइस क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपको जैसा बताया था, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन्होंने पहले दे के रखा हुआ है कि ए है, तो इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो इसमें हम
एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखो गाइज स्टार्ट करते हैं, इधर करते हैं। देखो पहले तो सिंपल सी और रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको रटी होनी चाहिए गाइज, इसमें कोई आपको नहीं करना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए और 2-3 बार करोगे यार तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये अपनी रिएक्शन थी जो हमने पहले भी लिखी थी। देखो अब हमें कांस्टेंट टेम्परेचर से तो ये लाइन से तो बस इतना ही क्लियर हुआ कि अपने पास हम इस पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लगा सकते हैं। अब आगे देखो 10 ml हाइड्रोकार्बन दिया था, पहले देखो हम इसको मोल की टर्म में लिख लेते हैं। देखो 1 मोल, इधर कितने मोल, x प्लस, आपको और थोड़े स्टेप वाइज दिखा देता हूं कैसे हो रहा है। x, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना वाटर की, तो ये तो क्योंकि कंडेंसिंग हो जा रहा है, तो ये मोल है। तो देखो ये अपने मोल्स की टर्म में लिख लिया। अब मैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, तो हम मोल की जगह पे सिंपली वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, है ना। 1 मोल 1 मिलीलीटर x प्लस वाई बाय 4 मिलीलीटर एंड x मिलीलीटर। सिंपल है गाइस, बस हम मोल की जगह पे मिलीलीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वैलिड है। अब देखो अब हमें हाइड्रोकार्बन कितना दिया हुआ है गाइस, 10 ml। अब तो मैं इस बार मैंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फर्स्ट क्लास जैसे मैथ में किया, पहले मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथ किया था तो शायद आपको उस टाइम थोड़ा और कम समझ आया हो, तो इस बार तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब 10 ml हाइड्रोकार्बन था तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 10 से हो जाएगा, तो इधर भी पूरी रिएक्शन में 10 से कर पाएंगे ना, एक में तो है नहीं कि बस इसमें कर दिया इसमें नहीं कर पाएंगे। तो देखो 10 ml हमने इसको हमने लीटर की फॉर्म में मिली मतलब वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। पहले देखो मोल्स में था, अब हमने देखा कि इसको वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं, उसमें लिखा। बाद में हमने देखा कि 10 ml हमें हाइड्रोकार्बन दिया था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ठीक है, रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो रिक्वायर्ड मतलब गाइज कि इतनी ऑक्सीजन यूज हुई है, मतलब रिएक्ट करी है, तो हमें रिएक्टेड ऑक्सीजन ही दी हुई है कि मतलब हमें दिया हुआ है 10x प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 55। कितना इजी क्वेश्चन है गाइज देखो आप। और हमें आगे कुछ दिया, हाँ 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें बताया फॉर्म है, तो देखो हो 40 ml बराबर होगा 10x के, है ना। 40 ml बराबर होगा 10x के, तो इधर अपना x आ गया, x कितना आ गया 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो। तो देखो मजा आ गया होगा आधे लोगों को, तो आधे क्या सबको आना चाहिए गाइस। अब तो मैंने इससे पहले ही आपको इससे टफ क्वेश्चन करा चुका हूं। तो देखो अब देखो 10x 10 55, तो 10y बाय 4, इधर कितना आ गया अपना, सॉरी तो अपना क्या, अच्छा x की अपने पास वैल्यू है ना, वही मैं सोचूं तो पूरे तो इक्वेशन ही बन गई। देखो x अपने पास 4 है तो इधर पुट कर देते हैं, तो देखो अपने पास आ गया इधर 55 माइनस 40, अपने पास आ गया 15, तो ये अपने पास ये आ गया पहले। अब देखो इधर करते हैं 10y बाय 4 बराबर आ गया अपना 15 के। ओहो मजा ही आ गया गाइस। तो देखो ये 3 इधर 2, तो और इधर 2, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन की है अब इतना तो कर ही लोगे यार। तो अब 2 इंटू 3 6, तो अपना x कितना आया गाइस 4 एंड y कितना आया 6, तो अपना क्या आया आंसर C4Y6। ये अपना क्या आ गया गाइस आंसर आ गया। हमें पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। गाइस इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा होता तो क्या करते, बस सिंपल रेशो निकाल लेते कि बस ये क्या होता C2H3। ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाता ये अपना हम, लेकिन हमें पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तब भी मैं सोचा कि चलो बता देता हूं। तो देखो दोनों क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन अभी इसी पिछले साल ही आए हुए क्वेश्चन है गाइस। तो देखो कोई कुछ भी दिक्कत थी इसमें,
इससे पहले ही मैं आपको इनको बारीकियों से करा चुका हूं कि कैसे कैसे आपने एनटीपी यूज करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कैसे यूज करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं साइड में होता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइज, तो ले लीजिए। तो गाइज चलो लास्ट में यार 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक जेई 2019 में आया हुआ है और एक यूनिवर्सिटी सर की बुक का क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन नीट के लेवल का क्वेश्चन है, तो नीट के स्टूडेंट को भी कराना चाहिए। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या गया है, 25 ग्राम हाइड्रोकार्बन दिया था जिसको बर्न करने पे प्रोड्यूस होता है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर। दिस हाइड्रोकार्बन कंटेन, उसके ऑप्शन दिए हैं। तो गाइज देखो हमने 3 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं इसी बेस पे, और गाइज और भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसी बेस पे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सिंपल यार वही रिएक्शन लिख लो, CXHY। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए गाइज। आपका क्वेश्चन देखना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। CXHY एक्स कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी वेट अ मिनट, CXHY प्लस x प्लस वाई बाय 4, बोलो मेरे साथ साथ, x प्लस वाई बाय 4, ठीक है। ऑक्सीजन गिव x कार्बन डाइऑक्साइड एंड y बाय 2 वाटर। ठीक है गाइस, सिंपल है जो हमने लिखा, जो हमने अभी तक यही करते आए हैं। अभी तक इस लेक्चर में हमने कुछ खास और किया भी नहीं। तो देखो इसी के बेस पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें देखो क्या कहा गया है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बननी है। तो 88 ग्राम पहले देखो, 88 ग्राम गाइस इसको नंबर ऑफ मोल में लिखे तो देखो 88 गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो ये 2 मोल अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो अपना x हमको ऐसे ही पता लग गया गाइस, कितना इजी क्वेश्चन था। x अपने को पता लग गया कि 2 मोल है, 2 है अपना x। रह गया y, अब y भी निकाल लेते हैं। देखो y अब हमें देखो हमें 9 ग्राम कहा है कि वाटर है, तो 9 ग्राम वाटर है। तो इसके नंबर मोल कितने होंगे गाइस, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट हाफ। तो नंबर ऑफ मोल, और तो इसको किसके बराबर कर देंगे, y बाय 2 के। y बाय 2 बराबर है हाफ के। तो अपना y आ गया कितना गाइस, 1। कितना इजी क्वेश्चन है यार, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या बना गाइस, C2H। ठीक है ना। अब इसी से ऑप्शन निकाल सकते हो आप। देखो कार्बन कितने ग्राम है, 24 ग्राम, एंड हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 1 ग्राम। तो गाइस ऐसा देखो कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन C। ठीक है गाइस, देखा कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। एक बार जब मैंने आपको थ्योरी करा दी और आपने थ्योरी अगर सही तरह समझ ली, उसके बाद कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, कोई नीट का हो, एम्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद बस आपका मैथ होना चाहिए सही, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्चुअल लेवल में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं लिमिटिंग रीजन के बेस पे। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, वेट अ सेकंड। तो आगे करते रहना गाइज। तो इसके बाद अच्छा 1-2 क्वेश्चन है जो मतलब और आए हुए हैं, सिंपल ही ऐसे ही है क्वेश्चन जेई मेंस में। तो उसको आप कर लेना, बहुत ही सेम एज इट इज ऐसे हैं, बस हल्का फुल्का चेंज होता है जो कि हमेशा थोड़ा बहुत करते रहते हैं वो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइज, उसको आप कर लेना, क्योंकि अपना टाइम अपने को अपना कोर्स भी टाइम पे खत्म करना है। तो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, इस करके मैं नहीं करा रहा हूँ उसको। तो उतना आप कर सकते हो, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सिटी सर की बुक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लिमिटिंग रीजन पे। तो एक हमें रिएक्शन दी हुई है और हमें उसके बाद कहा है कि इनिशियली 2.5 मोल ऑफ आयरन नाइट्रेट, ठीक है ना, एंड 3.6 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट टेकन। तो हमें बता दिया कि इनिशियली कितने मोल इसके लिए गए और कितने मोल इसके लिए गए। और इफ 6.3 मोल, पॉइंट दिखना गाइस, पॉइंट यार देखते रहना, पॉइंट मुझे दिक्कत आ रही है कि कैमरे में दिख नहीं रहा सही तरह, तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो 6.3 मोल ऑफ NO3 ऑब्टेन। तो फाइंड करने को कहा है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। तो पहले देखो
परसेंटेज यील्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ही छोटा। परसेंटेज यील्ड क्या होता है गाइज, देखो ये होता है मतलब थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है गाइज, थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मार्कर खत्म हो रहा है अपना, दूसरा मार्कर लेते हैं। देखो क्या होता है थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और ऊपर क्या होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained एक्चुअली। तो गाइस किसी रिएक्शन में कितना एक्चुअली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और कितना हमने एक्सपेक्ट किया था, इधर एक्सपेक्ट भी लिख सकते हो कि कितना हमने एक्सपेक्ट किया था, इन दोनों की रेशो और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है गाइस। सिंपल सा फॉर्मूला है कि बस हमें जैसे हम निकालते हैं ना, अपने मार्क्स निकालते हैं कि अपने जेई में मान लो 200 मार्क्स आए, तो और हमने टोटल मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स का इतना होता है, तो 200 इतना करके हम अपनी परसेंटेज निकालते थे। सेम और ऐसी फॉर्मूला है। तो देखो इसको हम यूज परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो हमें देखो एक चीज तो दी हुई है, इफ 6.3 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट ऑब्टेन्ड, कि मतलब हमें ए तो दिया हुआ है, तो हमें बस थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। उसको हम कैसे निकालेंगे, रिएक्शन से निकाल लेंगे। देखो हमें दिया हुआ है, ये देखो हम इधर लिखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं गाइस। देखो इस रिएक्शन को लिखते हैं, थोड़ा और सिंपल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बस क्वेश्चन जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे करते जाओ। क्वेश्चन को टैकल करने का यही एक तरीका होता है कि जो जो दिया है बस सिंपली उसी को फॉलो करते रहो, अपने आप क्वेश्चन बनता ही रहेगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको जो अगर दिया हुआ है और उन चीज़ों से क्वेश्चन ना हो। हमेशा वही चीज़ दी होती है जिससे आसानी से क्वेश्चन हो जाए। बस आपको माइंड में कैच कर जाए, एक बार पिकअप आ जाए, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गाइज, मैंने आपको लिमिटिंग रीजन के कंसेप्ट में क्या बताया था। लिमिटिंग रीजन में मैंने आपको बताया था कि कैसे, मतलब लिमिटिंग रीजन क्या, जो मैंने स्टार पॉइंट लगाया था कि लिमिटिंग रीजन पे ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो देखो अब उसी चीज को हम यूज करेंगे। देखो अपने को दिया हुआ है 2.5 मोल ऑफ आयरन नाइट्रेट, तो देखो 2.5 मोल अपने को ले दिया है, और एक कितना दिया हुआ है, कहाँ गया 3.6 मोल। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन है। तो हमें नंबर ऑफ मोल तो दिए ही हुए हैं, बस स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके देखो पहले लिमिटिंग रीजन कौन है। तो देखो गाइस बताओ कौन है, कमेंट में लिखो जल्दी। तो देखो 2.5 मोल अपने पास है, डिवाइड बाय 2, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं इसको, 3.6 डिवाइड बाय 2, तो इधर आ गया अपना, नहीं इधर 3 है सॉरी, तो इधर आ गया अपना कितना 1.2, और इधर आ गया अपना 1.25। ठीक है गाइज। तो अपना लिमिटिंग रीजन कौन हुआ गाइज, सोडियम कार्बोनेट इज अपना लिमिटिंग रीजन, क्योंकि इसकी रेशियो इन दोनों में से लोएस्ट किसकी है, इसकी है, और जिसकी रेशियो लोएस्ट होती है बार बार बता चुका हूं, वो अपना लिमिटिंग रीजन है। ओके गाइज, इधर तक क्लियर है। तो हमें पता लग गया जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है वो इसी पे बेस होगा, कि मतलब देखो अगर 3 मोल सोडियम कार्बोनेट था तो हमें कितने मोल मिल रहा था, 6 मोल सोडियम नाइट्रेट मिल रहा था। तो देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो अब देखो अपने पास 3 मोल से हमें 6 मोल मिल रहा था। जब 3 मोल हम इसका यूज कर रहे थे तो हमें 6 मोल मिल रहा था। अगर अब देखो अब अपना लिमिटिंग रीजन ए है तो इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि ए तो अभी एक्सेस में ही है, तो ए कम है, तो ए जितना, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन चलेगी, तो उसके जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाएगी, तो उसी से हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पता लगेगा। तो देखो 3 मोल के लिए 6 मोल बन रहा था, तो 3.6 मोल के लिए कितना मोल बनेगा वो निकालना है, सिंपल सा यार, 6/3
इतना कुछ बताने वाला था भी नहीं इसमें, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, कराने लायक था कि आपका थोड़ा दिमाग खुले, थोड़ा टाइप पता लगे। एक टाइप है, एक देखो ये आ गया अपने पास कि 3.6 मोल से हम कितने मोल हमें सोडियम नाइट्रेट मिला, तो ये कितना आ जाएगा 7.2। ये आ गया अपने पास 7.2 कि 7.2 मोल अपने को ये मिल गया। तो देखो परसेंटेज यील्ड निकालने का, परसेंटेज यील्ड तो आप आराम से आप निकाल ही लोगे कि देखो परसेंटेज यील्ड निकालते हैं तो देखो 6.3 मोल है, 6.3 मोल हमें एक्चुअली ऑब्टेन्ड हुआ है जो कि हमें लिख दिया है, और थ्योरेटिकली हमने कैसे निकाला कि 7.2 मोल। तो देखो 7.2 मोल इंटू 100, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करते हैं तो ये गाइस आपका आ जाएगा 87.5%। ये आपकी परसेंटेज यील्ड आ गई। तो गाइस देखा हमने काफी मतलब लिमिटिंग रीजन का एक अच्छा सा और क्वेश्चन किया। तो देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए लगभग, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए आपके, काफी अच्छी वेरिएशन कवर हो गई। प्रीवियस ईयर में भी जो आपके रिसेंटली ईयर आए थे उसको भी मैंने करा दिया। तो आई होप आपका ये जो टॉपिक आज हमने किया वो कवर हो गया हो। तो अब नेक्स्ट में हम करेंगे यार कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, जिसपे भी बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।